like to thank, of course, Deepak Sahu ji, who has made this platform for all of us to interact and also to meet some of the great people of this country. हमारे गुलशन जी यहाँ पे हैं, इनसे मिलना कोई आसान काम नहीं है. गोयल जी से मिलना आसान काम नहीं है. Then Nitin Mehta, Preeti Kala, and all other dignitaries and the esteemed guests and my friends. Actually, I'll be speaking slightly in a different 360-degree sort of a thing. Not totally technological, not totally bureaucratic, not totally policy-oriented, but a mix of all. The best and the greatest thing about the Deepak Sahu ji is that he creates platform to meet, platform to interact. His phone came some last week that I'm organizing this conference and you have to be there. And today, ये नाम बड़ा अजीब सा लगता है, हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी. मैंने कहा ये तो नाम मत डालना, ऐसा लगता है पता नहीं किस किस की इंक्वायरी करे. एक्चुअल में तो इंक्वायरी है. आई हैव रिटायर्ड एज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये इंक्वायरी कमेटी नाम ये ऐसा लगता है जैसे किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए या उस सब के लिए. तो यहाँ भी गुलशन जी ने भी मुझसे कहा कि साहब आप जो है इंक्वायरी कमेटी के हो आजकल, तो आपके संग बैठना ठीक भी है. मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है. ये इंक्वायरी वाला मामला मैं नहीं लिखना चाहता था, लेकिन अब जो है लिख दिया तो ठीक है. लेकिन ये हम लोगों की ब्यूरोक्रेट की लाइफ में ये एक जुड़ा रहता है कि आप काम कर लें, काम करने के बाद फिर आप जो है उसके बाद किसी की इंक्वायरी भी कर लें, अच्छी भी बुरी भी, पार्ट ऑफ लाइफ. बट द बेस्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज this is a forum which I have seen both from the Gulshan Rai ji also and also from the Deepak Sahu ji and Mr. Goyal, that they keep on creating some sort of a platform where we can meet, discuss the policies framework also, and how the time is to be there in the future. Future is very different, very uncertain, sort of a thing which are going to come that you cannot even now visualize. In fact, I would like to take you here back to the history. We all have read Karl Marx. And Karl Marx has predicted long back. Karl Marx has predicted third world imperialism. अब ये थर्ड वर्ल्ड इम्पीरियलिज्म लोग समझते हैं कि शायद इम्पीरियलिज्म था, उसी का पार्ट है. थर्ड वर्ल्ड इम्पीरियलिज्म इज वेयर वी आर नाउ. अब देश की बाउंड्रीज हैं आपकी. एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा नहीं करेगा. कंपनीज जो हैं उनकी, उन्होंने देशों को गुलाम बना लिया है. थर्ड वर्ल्ड इम्पीरियलिज्म के अंदर कार्ल मार्क्स ने बड़ा ये साफ कहा था कि साहब कंपनी हो जाएंगी, इतनी बड़ी हो जाएंगी, इस तरह की वो टेक्नोलॉजी जो है वो आगे अपना बना लेंगी. उस टेक्नोलॉजी पे जो लेस डेवलप्ड हैं, टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं है, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो कंपनियां देशों को चलाएंगी. अब आप देखेंगे कि आज की तारीख में हम आज यहाँ पे आप सब लोग, यू ऑल आर ग्लोबल पीपल्स. आप कोई भी, मालूम पड़ा गोयल साहब तो अभी यही मालूम पड़ा कि शाम को जा ही रहे हैं, शायद विदेश ही जा रहे हैं. और यहाँ पे जितनी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर ग्लोबल कंट्रीब्यूशन शायद 70% हो, 80% हो. हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है. और बड़ी खुशी की बात है कि ये प्लेटफॉर्म आज जो है, इसमें हमारे कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए जो दीपक साहू जी ने जो किया है, फेस ऑफ टेक्नोलॉजी जो उन्होंने स्टार्टअप शुरू करी है. मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेक्रेटरी आईटी था 2009 से 2011 दिल्ली गवर्नमेंट में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शुरू की गई. बताऊंगा जैसे भी आपको, इंक्लूडिंग कॉमनवेल्थ गेम्स का टेट्रा सिस्टम वगैरह वगैरह. लेकिन हम अभी भी डिपेंडेंट जो है, हालत ये हो चुकी है, इतने गुलाम हो चुके हैं हम टेक्नोलॉजी के. अभी जब टैक्सी दीपक साहू जी ने भेजी तो मैंने टैक्सी वाले से कहा कि यार ये रास्ता छोटा पड़ेगा, इस रास्ते से ले लो, जल्दी पहुंच जाएगा, नहीं तो देर हो जाएगी.
उसने कहा साहब मैं आपके कहने से नहीं, मेरे को ही मालूम है वो रास्ता बता रहे छोटा है, लेकिन जो मेरी कंपनी ने जो मेरे को ये रास्ता जो इसमें दे रखा है मैं उसी से चलूँगा, क्योंकि अगर मेरी कंपनी के हिसाब से बिलिंग में फ़र्क आ गया तो उसका जवाब हिसाब किताब मैं देता रहूँगा, आप तो उस समय नहीं होंगे। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि हम कितने बड़े गुलाम हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल, तो अब तेरे हिसाब से ही चलूँगा मैं, कोई अगर 10 मिनट, तो इसलिए मैं लेट भी आया हूँ तो वो भी दीपक साहू जी की वजह से आया हूँ, क्योंकि उनकी टैक्सी वाले ने मेरे को एक विदेशी का गुलाम बना रखा था कि उसी के कहने पे ही मैं चलूँगा। नाउ इफ़ यू रियली सी, मतलब दीज आर ऑल गुड वर्ड्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल डोमिनेशन, कल्चरल रिसोर्स, लेकिन अब देखो अल्टीमेटली व्हाट वी आर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग में हमने पूजा पाठ भक्ति, अब सबसे पहले हमने दीप प्रज्वलित किए, भगवान गणेश जी की आह्वान किया। एक ऐसी इस विश्व के अंदर इकोनॉमिक पावर, रिलीजियस पावर इस तरह का ये आ चुका है कि इसके बारे में दोनों की कि रिलीजन बड़ा रह गया है या देश बड़ा रह गया है। ये मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। ये वाला वीडियो, बल्कि मैं जब सिविल सर्विस के मॉक इंटरव्यू ले रहा था तो इस बच्चे से पूछा, बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा ये भी आपको एक बारी दिखाएं। इसकी शायद आवाज़ नहीं आ रही है, ब्लाइंड है, सिविल सर्विस में इस साल पास हो गया है। खैर इसका नाम अक्षत था, वो एक अलग चीज़ है। कहने का सवाल ये कि देश बड़ा है या धर्म बड़ा है। हम लोगों के लिए जो है, वी ऑल आर रिलीजियस पीपल, बट दिस इज़ अ कंट्री वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजन्स आर देयर। इतने रिलीजन और किसी कंट्री में नहीं होंगे। लेकिन अगर अब आप विश्व की हालत देखेंगे, विश्व की हालत ये हो रही है कि जो लड़ाई हो रही है वो धर्म के नाम पे हो रही है, सफ़र देश कर रहे हैं। हमारी इस देश के अंदर रह कर के हमारी मानसिकता देश की तरफ होगी या धर्म की तरफ होगी। हम लोग एक ऐसे चौराहे पे हैं कि कई बार इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आप ईरान का और यूएसए का देख लीजिए, लड़ाई शुरू किस बात पे, एक धर्म के नाम पे ही तो है कि साहब फ़िलिस्तीनियों से शुरू हुआ, इसराइल का यहूदियों का मामला आ गया, हूती, हमास, हिजबुल्ला। अब मुसलमान होते हुए भी ईरान ने मुस्लिम कंट्री के ऊपर ही जो है अपने इंटरेस्ट के लिए बम बरसाए, मिसाइलें छोड़ी। देश बड़ा या धर्म बड़ा, हर एक के अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं, हर एक को अपना व्यू रखने का जो है पूर्ण अधिकार है। मैं बल्कि कई बार एक एग्जांपल देता हूँ कि भगवान ने हरे हरे पेड़ बनाए हैं, लेकिन हर पेड़ के हरे पत्ते का रंग दूसरे पत्ते से अलग है। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू हिज ओन ओपिनियन। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब बहुत सारी जगह के अंदर ये इतना प्रोमिनेंट हो गया है कि आप किस देश के सिटीज़न हो, देश के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो या टेक्नोलॉजी के लिए कर रहे हो। हम में से यहाँ पे जो 90% या 99% लोग बैठे हैं, हम सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की होती है कि हम इकोनॉमिकली अपने आप को सेफ रख सकें, जिसमें कई बारी देश को भी अगर बैकग्राउंड में रखना पड़े, पीछे रखना पड़े, धर्म को आगे रखना पड़े, या कहीं पे देश को आगे रखना पड़े, धर्म को पीछे रखना पड़े, तो हम इस तरह का ट्रेड ऑफ करते हैं। ये इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान थोड़ी सी बहुत इलास्टिसिटी है, इनइलास्टिसिटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन इसकी वजह से अगर आप देखेंगे आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम पे फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी कंट्रीज़, पड़ोस का ही देख लीजिए, बांग्लादेश का जो हालत हुई, हमारी इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे लोगों ने जाके वहाँ पे किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मिलें, सब कुछ लगाई, एक धर्म के नाम पे सारे के सारे वो बर्बाद हो गए। आज यहाँ पे जो ये दीपक साहू जी का प्लेटफॉर्म है, इन्होंने जो फेस ऑफ है, 2 दिन पहले ही यूज़र नेम के बेसिस पे आप चल सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ अपोजिट हो गई है। व्हाट्सअप ने कहा है साहब कि नई टेक्नोलॉजी है, आई ब्रॉट दिस न्यू टेक्नोलॉजी, now your privacy will be safeguarded, and on the other hand प्राइवेसी सेफगार्ड नहीं हो रही है, इम्पोस्टर आपको बनाया जा रहा है, आपके नए नाम दिए जा रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी नहीं मालूम पड़ेगी, बैंक में एक्चुअल अकाउंट किसका ये नहीं मालूम पड़ेगा। टेक्नोलॉजी हमारे शरीर में ऐसे घुस गई है, खून से भी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी हो गई है। एक बारी को जो है अब ये हालत है कि हम डिजिटली गवर्नड हो गए हैं। वर्ड आया था ई गवर्नेंस, लेकिन अब ई गवर्नेंस नहीं है, नाउ इट्स डिजिटल गवर्नेंस। हम
जेब में भी मोबाइल है, पैसा भी मोबाइल है, बैंक में मोबाइल है, घर में बात करने के लिए मोबाइल, हर चीज़ के अंदर नाउ वी आर डिजिटली टोटली स्लेव ऑफ द technology. But at the same time, now comes the countries who are making us slave. They are the one who are technologically advanced. यहाँ पे थोड़ी सी भावना देशभक्ति की, इसलिए मैं 360 की नोट एड्रेस है, मैंने कहा इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर दी जो खाली सिंपली डिजिटल की ना है। कहीं कहीं हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि देश की तरफ को हमारी भावना होनी बहुत ज़रूरी है। और हमारी अगर हम कुछ इन्वेंशन करते हैं, स्टार्टअप करते हैं किसी तरह, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैंने ये देखा है कि लोगों को गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम नहीं मालूम होते, इंडस्ट्रीज़ को नहीं मालूम होते, कहाँ कहाँ पे फ़ायदा ले सकते हैं आप लोगों को नहीं मालूम होते हैं। बहुत सारी जगह जितने भी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं उन प्रोत्साहनों का ये नहीं मालूम पड़ पाता कि इसके अंदर हम गवर्नमेंट से पैसा लेकर के और अपने पैसे के उसके साथ डॉविटेल करके किस तरह से जो है अपना इकोनॉमिक कॉस्ट कम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो आज की तारीख में हमारा जिस तरह का माहौल जो आ गया है, गवर्नेंस के बाद जब हम इसमें पैसे के मामले में आते हैं तो पैसे के अंदर भी अब ये हो गया है कि करेंसी, क्रिप्टो करेंसी आ गई है, डिजिटल करेंसी है, आपका अपना नोट है। मैंने भी एक बारी एक डिस्कशन के अंदर कहा कि हम हिंदुस्तान भी अपने क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं बना लेता, अपनी क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं ले आता, अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर के कम से कम फ्लाइट ऑफ कैपिटल तो नहीं होगा। हमारे लोग क्रिप्टो को जो है अलाउ ही, हमारे लॉ क्यों अलाउ कर रहा है, लॉ अलाउ ना करे। गुलशन जी आप बैठे हुए हैं, पवन दुग्गल जी बैठे हैं, सॉरी मैं गुलशन क्यों बार बार ही कह रहा था, पवन दुग्गल जी। क्रिप्टो करेंसी इनका भी एक बारी, बल्कि वो पवन दुग्गल जी का वो आ भी रहा था, लोग लीगल लुमिनरी हैं और आईटी के अंदर हैं। देश जाना जाता है दो चीज़ों से, एक उसका झंडा और एक उसका करेंसी। क्रिप्टो करेंसी किसकी है? प्राइवेट लोगों की है। और इस प्राइवेट करेंसी के अंदर जो है हमारे लोग पैसा लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बैन कर दीजिए, मेरा तो व्यू बिल्कुल बैन करने का है। कम से कम अगर हम या हिंदुस्तान अपना कोई क्रिप्टो करेंसी बनाए जिसे बाहर के लोग भी यहाँ पे करें। हमारी करेंसी जो नीचे चली जाती है इसलिए चली जाती है कि हम लोग, हमारे पैसे ही वो बाहर में विदेश में चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें अब इस तरह की हो गई हैं जिसके अंदर की जो है लीगल चीज़ें जो हैं उसी के अंदर इस तरह से आ गई हैं टेक्नोलॉजी में कि अगर हम अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं देंगे। और इसके अंदर मैं बड़ा देख रहा था, बड़ा एक अजीब सा है, अमेरिका का ये एक्ट अभी भी चल रहा है, अमेरिकन पोर्ट एक्ट 1920, अब तो 2020 भी निकल चुका है। हालत ये इसके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे अमेरिका के अंदर अभी भी इतना डेवलप्ड होते हुए भी उसी का शिप जो है उस पोर्ट पे बर्थ कर सकता है, दूसरे नहीं बर्थ कर सकते। और हमारे यहाँ पे जितना भी सामान आ रहा है, चाहे क्रूड ऑयल आ रहा है, चाहे बाकी सामान आ रहा है, विदेशियों के शिप पे आ रहे हैं। अगर हम भी ऐसा कर दें कि हमारे पोर्ट पे अगर बाहर दूसरा शिप आता है तो उसके ऊपर टैक्स, प्रोटेक्शन आप लोगों को मांगनी चाहिए। सरकार में हम जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स या बाबू बैठे होते हैं उनको ज्ञान जो है 4 कमरे की जो एक एयर कंडीशन कमरे से बाहर की हवा आपको दिखानी होती है। यू आर द वन हु आर सफरर, यू आर द वन। बल्कि इनफैक्ट मैं आज आपको बताऊंगा, जब पब्लिक परचेज पॉलिसी बना रहे थे तो पब्लिक परचेज पॉलिसी में आया कि साहब इसको तो, ये तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसको जो है प्राइस प्रेफरेंस मिलना चाहिए। पहले 15 से 20% प्राइस प्रेफरेंस मिलता था। उसके अंदर मेरा ये आर्गूमेंट हुआ कि साहब ये तो भारत सरकार के जो है उद्योग हैं, अब आप में से कोई अपने आप अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, अपना रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर रहा है, तो हमारा देश अपने ही नागरिकों से कम्पीट करेगा क्या? उन्हीं का दुश्मन है। और उस बेसिस पे हुआ डिस्कशन हुआ और प्राइस प्रेफरेंस अभी भी है, लेकिन वो 15-20% से कम आकर के 5% सिर्फ रह गया है। बहुत सारी जगह के अंदर हमारे को ये देखना चाहिए कि हमारे नागरिक, हमारे सिटीजन्स, उनका जो राइट है, सॉवरेन राइट जो है, जिसे हम कहते हैं हम सॉवरेन कंट्री है, वो प्रोटेक्ट भी हो और प्रमोट भी हो। ये वाला ऐसा हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे तो इमीडिएटली पूरे विश्व में एकदम हो जाएगा, अरे साहब। और देखने की बात यह है, हमारी पॉपुलेशन ही जो एक पहले लाइबिलिटी थी अब असेट है। आज आपकी ये टैक्सी, डिजिटल टैक्सी कितनी इनकम कमा के न्यूजीलैंड में या छोटे छोटे देश जिनकी पॉपुलेशन ही सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ दे देगी। यहाँ दिल्ली अकेला उन देश के बराबर है, 3-3, 4-4 करोड़ का है।
कितनी यहाँ पे जितनी भी टैक्सीज आपकी डिजिटल चल रही हैं, उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही है। लेकिन इस तरह की प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़ ज़रूरी हैं। मेरा तो कहना बल्कि ये है कि इस प्रोटेक्टिव पॉलिसी के अंदर अगर जरा सा आपकी बारी पैसे की हमारा रुपया नीचे जाए, अब गोयल साहब भी बैठे, पवन दुग्गल जी बैठे, और सारे आप सब लुमिनरीज बैठे, डिजिटल टैक्स लगा दो ना सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया पे टैक्स लगा दीजिए, व्हाट्सएप पे लगा दीजिए, टेलीग्राम पे लगा दीजिए, इन पे लगा दीजिए, पैसा अपने आप आने लगेगा, कुछ शोर मचेगा। और कहीं इतना नहीं यूज़ हो रहा, बाकी जगह तो मिलिटेंट ही ज़्यादा यूज़ करते हैं इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को, हमारे यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, काबिल हो चुके हैं। लेकिन एक तरह से एक और इसका नुकसान जो हो रहा है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा इसकी तरफ को ही चली गई है। न्यूजीलैंड ने बैन किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, फ्रांस भी अब कर रहा है, बहुत कर रहा है, हमारी सोसाइटी फ़र्क पड़ रही है। लेकिन प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़ इज़ द बजवर्ड। पवन दुग्गल जी, क्योंकि ये बहुत बड़े लीगल लुमिनरी हैं, आईटी सेक्टर के डिबेट्स में भी आते हैं, इनसे मैं ज़रूर कहूँ, इनसे और गोयल साहब से, कि इसको भी मॉड्यूलेट करें कि हम प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़ रखें, दूसरे के सामने समर्पण ना करें। और इसी की वजह से आज की तारीख में इंडो यूएस जॉइंट एग्रीमेंट एग्रीकल्चर की वजह से नहीं हो पा रहा है, फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर वो कर दिया तो आपको हर सामान जो मिलेगा वो विदेश का ज़्यादा मिलेगा और अपना कम मिलेगा। प्रोटेक्टिव होना ज़रूरी है, सॉवरेन होना ज़रूरी है। देश बड़ा या धर्म, देश तो बड़ा है। आप इसके बाद अगर कल मेरी मीटिंग असल में यूपी के कुछ अफसरों के साथ थी, क्योंकि जब यहाँ पे मैं भारत सरकार में था तो मैं मल्टीलेटरल फंडिंग, वर्ल्ड बैंक, JBIC, ये सब देखता था, इंक्लूडिंग जो मेट्रो आई उसका एग्रीमेंट वगैरह जितना भी था किया था। तो उसी के लिए यूपी के कल अफसरों के साथ मेरा काफ़ी डिस्कशन था। एक नई चीज़ यूपी के अफसरों ने जब उनको बताया कि सॉवरेन गारंटी के बेसिस पे हम JBIC का लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक का लोन लेते हैं, यूपी का डेवलपमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। उन्होंने एक नया मॉडल निकाला है। उन्होंने मॉडल ये निकाला है कि वो ज़मीन दे रहे हैं, ज़मीन के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों को, ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर और एक दो जापान, उनसे उन्होंने कहा कि हम ज़मीन आपको देते हैं, आप इंडस्ट्री हमारे पास लेके आए। ज़मीन की वैल्यू उन्होंने रियलाइज़ करी है। नाउ द लैंड हैज़ इटसेल्फ बिकम अ सॉर्ट ऑफ ए entity which is now not only tradable but will able to bring more wealth. मेरा इसके अंदर अब आप लोगों से भी यही है कि आप सक्सेसफुल जब हो पाएंगे अगर आपका फाइनेंशियल मॉडल इस तरह का। जब दिल्ली के अंदर मैं था, मैंने सरकार से बजटरी सपोर्ट नहीं मांगी, सरकार से पैसा नहीं लिया। क्या किया कि डिज़ाइन, बिल्ट, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर, इतना बड़ा टेट्रा सिस्टम लगाया। HCL मोटोरोला, शाम को HCL के शायद चेयरमैन आएंगे, HCL मोटोरोला ने ही इन्वेस्ट किया और मेरी सरकार ने वो चीज़ किराए पे ली। पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स टेट्रा सिस्टम पे हुआ। आप प्राइवेट कंपनीज अगर फाइनेंशियल मॉडल अपना इस तरह का बना लें जिसके अंदर कि आप बजट पे डिपेंड कम हो, अपने आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें, जितनी आपके प्राइवेट, मैं तो बल्कि साहू साहब से भी ये कहा कि आपका अपना ये जो नया आप फेस ऑफ लाए हो, इसको भी आप अगर उसी तरह से फाइनेंशियल मॉडल आपका इस तरह से हो कि फ्यूचर आपका जनरेशन, आपका जो है रिटर्न ऑन कैपिटल किस तरह से आएगा ओवर ए पीरियड, वो जो है सारे के सारे रियल एस्टेट भी उसी पे डेवलप हुआ है। आप टोल सिस्टम देख लीजिए, वो भी उसी पे डेवलप हुआ है। तो अगर आपका फाइनेंशियल मॉडल इस सेक्टर में, IT सेक्टर में अगर उस तरह का आ जाएगा तो आप लोग भी आगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। हर एक को अल्टीमेटली धन ही चाहिए, लक्ष्मी ही चाहिए। गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कुबेर जी को नहीं बैठाते हैं दिवाली पे भी, जबकि जो है ट्रेजरर, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कुबेर है। लेकिन उसको कह दिया साहब तुम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो, तुम RBI गवर्नर हो, तुम सिर्फ धन की रक्षा करो, देने के लिए जो है लक्ष्मी जी हैं। तो इसलिए हम लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली पे कर लेते हैं। कुबेर जी को बेचारे को एक दिन पहले या उससे एक दिन पहले बुला लेते हैं, छोटी दिवाली के या उस पर। अब ये 23 सर्विसेज, जब मैं सेक्रेटरी IT था, अब इतनी ऐड हो गई है। अब ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये अभी का 2 दिन पहले, 4 दिन पहले का है। ये मैंने 2010 मैंने 2 एक्ट बनाए थे। एक ये था, एक जियो स्पेशल। ये जियो स्पेशल के बेसिस पे आपकी सारी टैक्सी चलती हैं। जब जियो स्पेशल मैंने पूरा ट्रायंगुलेशन, पूरी दिल्ली का डिजिटलाइजेशन कर दिया, हर सड़क, आपके घर, खिड़की जो सारे आते हैं वो सब मैंने ही किया था। जब उसको लेने के लिए मेरे पास ये गूगल आया तो गूगल को हमने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। CM से मीटिंग हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर से आए, IT मंत्री ने बुलाया। मैंने कहा सर आज की तारीख में आप सबसे पहले ये तो देखिए, आप
इसको यूज़ करेंगे, लेकिन दूसरी बात क्या है कि विदेश में बैठ कर के 20 डिग्री ईस्ट 15 डिग्री नॉर्थ मिसाइल में भर लीजिए और वो जाकर के हो जाएगा। आप सारे वनरेबल हैं, पूरी दिल्ली वनरेबल है, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ये वो। मैंने एग्री नहीं किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि हम उसको मास्क करेंगे। एंटायर आपका दिल्ली कैंट हैज़ बीन मास्क, इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन हैज़ बीन मास्क, और उसके बाद इसको गूगल ने लेकर के थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारे किसी में से उस समय शायद कोई काबिल होता और इसको अपने, अब हमने भी बनाया था, दिल्ली गवर्नमेंट का बनाया था, लेकिन मेरे जाने के बाद वो दिल्ली में आईटी इतना ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन जब तक था, आज इसके अंदर 23 सर्विसेज हैं। मैंने इसको एक और इसमें काम कर रखा था, उसमें ये कर रखा था कि अगर टाइम पे, अगर 10 दिन के अंदर अगर राशन कार्ड इशू नहीं हुआ, 5 दिन के अंदर अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिला या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ, तो उस अफसर के ऊपर 10 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती थी। Now this is the act which is still continuing. Now my only submission is, आप लोग भी आगे बढ़ करके आए, interact with the government, interact with the policy maker, create forums. This is also one of the forum, जिसके लिए दीपक और पवन दुग्गल जी बहुत बड़ा, और गोयल साहब भी बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे फोरम क्रिएट करते हैं, बल्कि उनके भी उसमें हर एक में मेरे को जाने बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप सबका धन्यवाद भी दूंगा और आशा करता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत सक्सेसफुल रहेगी और आप सबको भी इससे कुछ तो कम से कम इस तरह का ज़रूर एक एहसास भी होगा और जोश भी आएगा कि हम भी कुछ करके दिखाएं। धन्यवाद।